एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको टेबल्स पे कुछ बुक्स नज़र आ रही होंगी तो समझ में आ गया होगा कि ये कोई लेक्चर नहीं है और ये भी नीट के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं है। ये वीडियो होने वाला है BAMS सेकेंड प्रोफेशनल्स के लिए। जो बच्चे भी BAMS सेकेंड प्रोफेशनल्स में हैं, इनके एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए गए हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है इनकी, फॉर्म आ चुके हैं तो फॉर्म वगैरह फिल कर लेना। एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि BAMS सेकेंड प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनकी आज हम लोग बात कर रहे हैं और उनकी कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो ये सारी बुक्स आपके सामने रखी हुई हैं। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो MBBS कर रहे होंगे और नीचे कमेंट करेंगे बस इतनी सी किताबें, MBBS में तो ये एक सब्जेक्ट की इतनी होती हैं, है ना। कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, कमिंग टू द टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BAMS सेकेंड प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स के बारे में और ये भी बात करेंगे जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं तो कैसे क्लियर करना है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर वो बच्चे टिके जिन्हें ये लगता है कि अभी साल भर उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले या 1 महीने पहले या कुछ दिन बचे हुए हैं, तो कैसे क्लियर करें, है ना, कैसे पास हों। वो बच्चे ज़्यादा फोकस से देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि जो टॉपर हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, उनको क्या ही बताना है। अगर आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक रात जग करके कैसे पास होते हैं तो इस वीडियो में बने रहे, आगे हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, और आज हम लोग बात करते हैं BAMS सेकेंड प्रॉफ के सब्जेक्ट के बारे में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। कोड के हिसाब से बात करते हैं, मैंने इसको लिख लिया है क्योंकि मेरे टाइम पे CCIM था, NCISM नहीं था। तो अभी NCISM में कुछ और भी चीज़ें हैं कि कई बुक्स जो हैं वो ऐड ऑन हो गई हैं। पहले क्या होता था CCIM में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता था। अभी जब से NCISM लागू हुआ है 2021 बैच से, तो यहाँ पर ईयर के हिसाब से नहीं, प्रोफेशनल्स के हिसाब से चलने लगा है। फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल, और ये 18-18 महीने के होते हैं। इस हिसाब से आपके 4.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे प्रोफेशनल्स के अंडर में। सबसे पहले हम लोग बात करें सेकंड प्रॉफ का पहला सब्जेक्ट, तो दैट इज है AYUGRB, यानी कि रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। अगर इसकी बुक की बात करें तो मेरे पास आप लोगों के पास अपनी अपनी अलग अलग राइटर्स की हो सकती है, हो सकता है आप किसी अलग जगह पर हो, किसी अलग शहर में हो तो वहाँ अलग राइटर्स की बुक हो, लेकिन मेरे पास जो है मैं वही दिखा रहा हूँ। दिस इज आयुर्वेदिक रसशास्त्र और ये सेकंड बुक है भेषज कल्पना की, ठीक है। अब रसशास्त्र और भेषज, अब कुछ बच्चों को अगर ये बुक थोड़ी सी टफ लगती है तो हम लोग बात करेंगे, एक ये भी है भेषज की, बहुत ईजीएस्ट वे पे लिखा हुआ है। और जिन बच्चों को भी एक रात पहले पढ़ करके पास होना है, अब जिन बच्चों को भी रसशास्त्र डर लगता है या ये लगता है कि रसशास्त्र कैसे पास करें, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ये जो एक बुक है डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता, अब ये कोई प्रमोशन नहीं है, है ना। ऐसा मत सोचना कि मुझे किसी बुक वाले ने पैसे वैसे दिए होंगे इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये भी पढ़ी हुई है, मैंने ये भी पढ़ी हुई है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की भी। तो पढ़ने से समझ में आ जाता है कि कौन सी बुक जो है वो ईजीएस्ट वे पे डाइजेस्ट हो रही है। तो ये एक बुक है डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की, बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है और इसमें बहुत ईजी तरीके से चीज़ें लिखी हुई है। मतलब एक वो होता है ना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, उन्हें हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते, तो इसमें इंग्लिश में भी दिया है वो वर्ड्स ताकि आपको ईजीएस्ट वे पे समझ आ जाए। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ ये वाली बुक एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। बाकी अगर आप पूरे साल भर से पढ़ रहे हैं और कोई बुक आप प्रेफर कर रहे हैं तो मैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। वो जो बुक साल भर से पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसी बुक को एग्जाम के पहले रिवाइज करना। नोट से पढ़ रहे हैं तो नोट से रिवाइज करना, ठीक है। नई चीज़ बिल्कुल भी मत अपनाना। अगर अभी तक नहीं पढ़ाई करी है, ना कभी नोट्स बनाए हैं, ना किताबें खरीदी हैं, अब सोच रहे हो फॉर्म आ गए हैं, एग्जाम आने वाले हैं, अब किताबें खरीद ले, जो मेरे टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये वाली बुक खरीद लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज AYUGAT, यानी कि अगध तंत्र। अब अगध तंत्र की बात करें तो अगध तंत्र है आपका, अगध तंत्र में बेसिकली 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके। डॉक्टर शरद पोर्टे की बुक है मेरे पास, ठीक है, तो ये अच्छी बुक है काफ़ी, इसमें मॉडर्न भी दे रखा है थोड़ा थोड़ा, तो ये आप देख सकते हैं।
अगर तंत्र की बुक। और इसके अलावा इसके साथ साथ एक और है, दैट इज व्यवहार आयुर्वेद एंड विधि वैद्यक, यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन वगैरह आप देखेंगे, क्रिमिनल केसेस वगैरह जो होते हैं, डेथ वगैरह हो जाए, सुसाइड वगैरह जो हो जाते हैं, उनमें आप क्रिमिनल को कैसे पहचानेंगे, ये सब भी मेडिकल के अंदर ही आता है। और उसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि आपको अपने लिए कौन से लॉ वगैरह हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है मतलब कोई भी आया पेशेंट, मतलब उसके परिजन आए और आप पे हाथ उठाकर चले गए, आप चुपचाप हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेडिकल के लिए भी कुछ अपने लॉ हैं, अगर आपको ये मालूम नहीं होंगे तो आप फिर उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लॉज वगैरह भी आपको पढ़ने ज़रूरी है। तो ये सब इसमें दे रखा है। तो ये है सेकेंड अगर तंत्र, ठीक है। इसे भी अगर आप थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि एक तरह से मतलब टफ क्या है, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो टफ तरीके से लिखी हुई है इस बुक में, लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि एक रात में पढ़ करके आप कोशिश ना करें, थोड़ा सा पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ये इजीएस्ट वे पे डाइजेस्ट होने वाली किताबें नहीं है, और ये ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि एक रात में आपको इजीली ग्रैस्प हो जाए, ठीक है। तो कोशिश यही करें, लॉ वगैरह है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, ये इतनी आसानी से आपको याद नहीं होंगे, इसलिए कोशिश यही करना कि फॉर्म आ चुके हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो इस सब्जेक्ट को, अगर आप पास होना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट अगर बात करें, आयुर्वेदिक यूजी SA2, ठीक है। SA2 मतलब आपका संहिता अध्ययन सेकंड। अभी फर्स्ट प्रॉप में संहिता अध्ययन फर्स्ट था, और संहिता अध्ययन फर्स्ट में आपकी चरक की बुक थी, चरक की बुक ये है, ठीक है। आयुर्वेदा का ग्रंथ है ये एक तरह से पूरा होल आयुर्वेदा एक तरफ और ये चरक एक तरफ, ठीक है। अगर आपने चरक पढ़ लिया तो आप आयुर्वेदा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये मैं मान सकता हूँ, ये हर कोई यही मानेगा कि आपने आयुर्वेदा बहुत अच्छे से फॉलो किया है अगर आपको चरक बहुत अच्छे से आती है। तो ये SA1 की बुक थी। अब ये इतनी मोटी बुक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी मोटी बुक कैसे पढ़े, फर्स्ट बुक भी है, उसके बाद ये सेकंड बुक भी दे रखी है सेकंड प्रॉफ में, तो ऐसा कुछ नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है कोई, ठीक है। हम लोगों ने भी ये पढ़ा है, एक रात में निकाला है, हम लोग ने भी पास हुए, कोई हम लोग पूरे साल भर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपका था क्या कि SA1 में आपके सिर्फ शुरुआत के 12 चैप्टर्स थे, ठीक है। तो 12 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पढ़ा जा सकता था। अब जब SA2 की बात किया जाए तो SA2 में क्या है, 12 चैप्टर्स के बाद जितने भी आपके आते हैं, ठीक है, 12 चैप्टर्स के बाद जितने भी आपके स्थान आते हैं वो सारे स्थान आएंगे सेकंड प्रॉफ में, और फिर उसके बाद सेकंड चरक की बुक, ठीक है, सेकंड चरक की बुक भी आएगी, लेकिन पूरी नहीं आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स आपके आएंगे, शायद चिकित्सा स्थान आएगा, और आएगा, कोई ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है। इतना देख करके डर मत जाना। और एक और चीज़ की मैंने मतलब अभी तक शायद NCISM की तरफ से कोई ऐसी बुक नहीं देखी है चरक की जो सिलेबस के हिसाब से हो। ये CCIM में भी ऐसे ही बुक चलती थी, शायद NCISM में भी ऐसे ही बुक चलती है। NCISM में सिलेबस अलग हो गया है, तो शायद उस हिसाब से चरक की बुक होनी चाहिए थी कि 12 चैप्टर्स फर्स्ट वाली के हों, बाकी जो सेकेंड प्रॉफ में आ रहा है उस वाली सेकंड बुक के चैप्टर्स हों। तो ऐसी अभी तक बुक नहीं आई है। अगर आप लोगों के पास है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ फोटो जरूर भेज दें कि सर ये वाली बुक है जो NCISM के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और चरक संहिता एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप मतलब पेपर के एक दिन पहले पढ़ करके निकाल सकते हैं, अगर आप में बहुत ज़्यादा जुनून है पूरी रात भर जगने का, है ना, और पेपर दे के आने का, फिर उसके बाद सोने का, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चरक को आप इतने हल्के में ना लें, क्योंकि चरक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको लिखना भी बहुत है और श्लोक भी याद होने चाहिए। अगर पास होना है तो कॉपी में 1-2 श्लोक ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ बच्चे ऐसा है कि नहीं हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, हर दिन पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर पास होना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक एक लाइन अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो चरक आई डोंट थिंक सो आप कंप्लीट कर पाएंगे एक रात में। बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, पूरा ग्रंथ है, आप देख लीजिए, 2 बुक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके PYQs कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर से, पहले उनको सॉल्व करें, ताकि आपको ये ना लगे कि यार हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। पेपर उठा करके देखें, जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो बाकी की रीडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, AYUG ठीक है, द्रवगुण की बात करते हैं। द्रवगुण विज्ञान, अब फर्स्ट प्रॉफ में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, गुण क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, रस क्या होता है, वीर विपाक, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आप पढ़ चुके हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हालांकि अगर नहीं पढ़ा है फर्स्ट प्रॉफ में तो आपको बहुत मेहनत करनी है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मेहनत द्रवगुण में आपकी मांगेगी, दैट इज़ सेकेंड पार्ट। यहाँ आपको सिर्फ रटना है, समझने जैसा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ है, अगर रट लिया तो समझ अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर समझ रहे हो तो रटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से मैथ की तरह है कि आंसर सही आया तो पूरे नंबर मिलेंगे, वरना स्टेप्स का कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, प्लांट का नेम अगर आपने, जो बोटेनिकल नेम है वो अगर आपने सही लिखा है, बाकी जो चीज़ें पूछी गई हैं वो अगर सही लिखी हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कुछ भी बना बना के लिखते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सेकंड बुक में थोड़ा सा आपको रटना है। रटने के लिए मैं सेम एक चीज़ अपनी तरफ से जो मैंने ट्रिक बनाई थी, मैंने एक A4 शीट ली थी, उसमें बहुत छोटा छोटा सब प्लांट्स लिखे थे, फिर उसके बोटेनिकल नेम, ठीक है, उसके रसमंचक और प्रयोजांग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ऐसे छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके। वैसे मैंने आपका सिलेबस देखा है, कुछ 94 प्लांट्स हैं आपके सिलेबस में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे में तो लॉन्ग प्लांट्स अलग थे, शॉर्ट प्लांट्स अलग थे। 104 लॉन्ग प्लांट याद किए थे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मिनिमम कहते थे 104 याद होनी चाहिए। शॉर्ट प्लांट्स भी कुछ 70-80 याद किए गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके में तो टोटल 94 दे रखे हैं, तो 94 आपको पूरे ही याद करने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोशिश यही करें A4 शीट पे अपनी तरफ से बुक से हट करके लिखें। हर बार ये मत सोचें कि किताब खोल के ही पढ़ेंगे, ठीक है। किताब खोल के पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे याद हो गया है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप फिर सोचेंगे कि अरे यार भूल कैसे गए, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए A4 शीट ले लें, सुबह ब्रश करने जाएं या सुबह उठ करके जैसे ही मुंह धुलते हैं उसके बाद उस A4 शीट को एक बार देख लें, गो थ्रू कर लें, या हाथ रख के, कुछ लोग ऐसे बंद करके भी याद करते हैं, आंख बंद करके याद करते हैं, उस तरह से जैसे भी रट पाएं वैसे रट लें। बहुत मतलब एक तरह से ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत दिक्कत देने वाला है ना। पहली बार में निकल गया तो निकल गया, वरना बहुत दिक्कत देता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि दोबारा से याद करने का मन नहीं होता और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कोशिश यही करना फर्स्ट टाइम पे निकल जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, AYUG-RN, रोग निदान, ठीक है। रोग निदान की बात करें तो रोग निदान में जो कुछ लोगों के पास बुक होगी, दैट इज प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, ये वाली बुक भी हो सकती है, कई सारे कॉलेजेस में ये प्रेफर की जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस किताब से नहीं पढ़ा था, मैंने ये किताब खरीदी थी डॉक्टर अजय कुमार पांडे की, ठीक है। मैं CBSE बोर्ड से हूं तो मुझे थोड़ा सा आयुर्वेदा की जो लैंग्वेज है हिंदी में उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मुझे वो बुक ज़्यादा अच्छी लगती है जहां इंग्लिश में दिया हो, भले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में तो आए, है ना। एक पतली सी किताब बना देने से इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये छोटी है तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे लिए भले ही ये थोड़ी सी बड़ी हो, मोटी हो, लेकिन ये मेरे लिए इजी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में भी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत आसान तरीके से दे रखे हैं। या ये कह लीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ता आया हूँ तो मुझे इंग्लिश आसान लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये किताब आसान है। तो आप चाहें तो इसके 2 पार्ट हैं, ये आप खरीद सकते हैं। रोग निदान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये रोग निदान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें और पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब 50 नंबर के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा रोग निदान में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। द्रवगुण जैसे सब्जेक्ट अगर आप बाईपास निकलना चाहते हैं, ऊपर से फ्लाईओवर से, नीचे मेन मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं, आई मीन कि सिर्फ 50 नंबर लाना चाहते हैं तो ले आइए, लेकिन रोग निदान जैसे सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इससे क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये हो गया RN, रोग निदान के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं AYUG-SW। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना। अगर बात करें दैट इज आयुर्वेदीय स्वस्थ व्रत विज्ञान, ठीक है, ये है, समझ में आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर रमेश कांत दुबे इनके राइटर हैं, मेरे पास यही बुक है, आपके पास हो सकता है कोई और हो, कुछ बच्चों के पास वो पीली कलर की किताब होगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि उसके राइटर क्या है। मैंने ये बुक खरीदी है क्योंकि इसमें मॉडर्न भी बहुत अच्छे से दे रखा है और चीज़ें फिर वही कहूँगा कि इंग्लिश में दे रखी है, इसलिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया है। और
इस सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं कि स्वस्थ व्रत कुछ बच्चों को बहुत इजी लगेगा, वो इसको ऐसा सोचेंगे कि यार इसमें क्या ही है यार, वही तो है, सुबह कितने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें, योगा क्या होता है, ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको घुमा देंगी, है ना। वो कहते हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी हाँकने जैसी है कि आपने बोल दिया यार ये तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। बहुत टफ सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ तो स्वस्थ व्रत उनमें से एक है। समझने वालों के लिए बहुत इजी है और ना समझ आने वालों के लिए बहुत टफ है। जिन्हें समझ नहीं आता है ये चीज़ें आयुर्वेदा की, उसके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो बच्चे कभी गाँव में गए हैं या गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पीएससी क्या होता है, सीएससी क्या होता है, एमसीएच क्या होता है। इसके अलावा हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के बारे में दे रखा है। एनसीईआरटी में भी इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर में इंक्लूड हैं। इसके अलावा सबसे पहले चीज़ स्वस्थ व्रत, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए एक व्रत, जैसे हम लोग फास्ट रहते हैं ना, व्रत रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने एक व्रत के तरीके रख लिया, जैसे महाशिवरात्रि आने वाली है, लोग व्रत रहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, सुबह जब तक मंदिर नहीं हुआ तब तक व्रत नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा ही एक व्रत आपको स्वस्थ रखने के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको हेल्दी रहने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये वैसा है जैसे अगर आप योगी, ऋषि मुनि, इन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इस बुक के अंदर में ना भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाबा रामदेव जो हैं वो योग के बारे में जो बताते हैं, या जो उनका उठने का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह होने से 1.5 घंटे पहले को बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 2 टाइम भी होता है, सांझ ढलने को भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, या फिर ऐसा भी बोलते हैं घरों में कि शाम के टाइम नहीं सोना चाहिए, संध्या काल में नहीं सोया जाता है, वो भी एक ब्रह्म मुहूर्त का भी टाइम होता है। रात होने से पहले 1.5 घंटा या फिर दिन होने से पहले 1.5 घंटा, ये दोनों ही समय जो होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के होते हैं। इसलिए घरों में आप देखते हैं कि सुबह भी आरती होती है और शाम को भी आरती होती है। तो ये संध्या का समय और सुबह का समय दोनों ही आरती और पूजन के लिए बेस्ट है। तो इंसान को हेल्दी रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, क्या नहीं, क्या मतलब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे तो ये सब सीख जाएंगे। बहुत कॉमन सी चीज़ें आप ऐसे अगर समझेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है, अपने आप को कैसे एक डिसिप्लिन में लाना है, एक शेड्यूल में उतारना है, तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर आपको कुछ भी नहीं रटना है, लेकिन आप सिर्फ इसे एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ेंगे कि मुझे पास होना है, तो शायद ये आपको बहुत दिक्कत भी दे सकती है, ठीक है। तो ये है स्वस्थ व्रत। तो ये कुल आपके बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं और मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे इसमें से पास होना है। तो जो भी सेकेंड प्रॉफ के बच्चे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा कोई अगर डाउट रह जाते हैं या कुछ भी अगर आपको पूछना है कोई टॉपिक से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या PYQ आपको समझ नहीं आ रहे हैं कहाँ से ढूंढें, पहले CCIM था अब NCISM हो गया है, NCISM में कितने ही ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे, अभी 1 साल पहले ही 2 साल पहले ही तो हुआ है। तो आप PYQ CCIM के लगाइए, कोई बात नहीं। एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन तो वैसे ही बनेंगे ना। अगर कोई ऑफिशियल बोर्ड चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोर्ड चेंज होने से आपका जो है वो चैप्टर के क्वेश्चन बदल जाएंगे। आप CCIM के PYQ लगाइए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। कोई और डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।